पिछले दिन हम लोग पढ़े थे चिट्ठी की अनूठी दुनिया। अनूठी दुनिया। तो ये बताइए कि चिट्ठी जो है उसका काम क्या होता है? संदेश पहुंचाना। संदेश पहुंचाना। चलिए, संदेश जो हम लोग पहुंचाते हैं, मतलब चिट्ठी जो पहुंचाते थे, वो संदेश किसके द्वारा पहुंचती थी? डाकिया, कबूतर। डाकिया, कबूतर के द्वारा पहुंचती थी। बहुत अच्छा। अच्छा, वो हम लोग जो पढ़े थे पिछले, उसमें नेहरू जी कुछ कहे थे। यस सर। वो कितने ईस्वी में वो बात हुई थी? 1953 में। 1953 में। उन्होंने क्या कहा था? पहले कहा था कि पहले इंसान भेजा करते थे, फिर घोड़े आए, फिर पहिए आए, फिर रेल आया, फिर तार आया, फिर टेलीफोन आया। लेकिन चिट्ठी का महत्व आज भी कम नहीं है। कि वो उसको कैसे पता चला चिट्ठी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है? क्योंकि चिट्ठियों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। अभी भी चिट्ठी ज्यादा, लगभग भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठी डेली आती है पोस्ट ऑफिस में। तो इससे पता चलता है कि चिट्ठी आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस है ना? अच्छा, ये बताइए कि जो पत्र है, ऐसा कोई है जो कि आज तक पत्र नहीं लिखा हो, मतलब आज तक चिट्ठी नहीं लिखा हो, जो कि पहले के टाइम के है, मतलब हम लोग से जस्ट पहले के जो है? नहीं। लगभग जो भी लोग होंगे चिट्ठी कभी न कभी लिखे होंगे या पढ़े होंगे, है ना? और हम लोग भी चिट्ठी लिखते हैं। अभी एक अलग बात है कि हम चिट्ठी कहीं भेजते नहीं, हम लोग पढ़ाई के लिए लिखते हैं, लेकिन चिट्ठी हम लोग भी लिखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दीर्घकार होगा। अनूठी दुनिया। तो हम लोग पिछले दिन यहाँ तक पढ़ रहे थे कि चिट्ठी की संख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि चिट्ठी का महत्व आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चिट्ठी का महत्व तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अब कैसे चिट्ठी आती है? पहले चिट्ठियाँ जो आती थी वो आती थी संदेश की चिट्ठियाँ, मतलब पारिवारिक चिट्ठियाँ। लेकिन अब क्या हो गई? कैसी चिट्ठी आने लगी? व्यापारिक चिट्ठियाँ। उसमें पार्सल्स होते हैं, उसमें कंपनी के मैसेज, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं का बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ ज़्यादा आता है चिट्ठियों के माध्यम से। जॉब की सूचना, किसी मतलब राजनीतिक पार्टी को कोई सूचना भेजनी हो किसी दूसरी जगह तो वो भेजते हैं। किसी सरकार को, यानी कि मतलब सरकारी संस्थान है उसको, कि अपने जो और भी अंग है वहाँ अगर सूचना भेजना होता तो चिट्ठियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि चिट्ठी जो होता है वो एक रिकॉर्ड का काम करता है, उसको हम रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। लेकिन ओरल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इसको हम रिकॉर्ड के रूप में नहीं। अगर टेक्स्ट मैसेज आया किसी के पास तो वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति के पास हुआ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक व्यक्ति है नहीं, तो वहाँ रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करेगा? क्या मोबाइल में जमा रहेगा? नहीं। तो चिट्ठी जाती है तो उससे क्या होता है, वो जो चिट्ठी होती है वो रिकॉर्ड में रखी जाती है कि हाँ इतना तारीख को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आया था, अब उसको स्टोर करके रख दी। तो हम आगे देखते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी कोई पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। लेखक कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कि आज तक चिट्ठी खुद नहीं लिखी हो, या फिर अगर खुद नहीं लिखने आता हो, नहीं लिखी हो तो क्या क्या हो, किसी से लिखवाया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि बिना चिट्ठी लिखे हुए या लिखवाए हुए मिल जाए। साथ ही साथ ये भी, जब चिट्ठी हम लिखते हैं तो उसका जवाब का भी इंतजार करते हैं। और तो वही कह रहा है कि चिट्ठी या तो ना लिखा हो और ना लिखवाया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो चिट्ठी का इंतजार न किया हो कभी। आगे कह रहे हैं कि हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो हमारे जो सैनिक होते हैं, जो हमारे सिपाही हैं, आज भी वहाँ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन की इजाज़त बहुत कम है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कि आप फ़ोन के यूज नहीं कर सकते हैं। अगर फ़ोन यूज भी करते हैं तो क्या है कि सिंपल फ़ोन यूज कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल करेंगे लेकिन वो लिमिट मात्रा में, कि आप जैसे आप क्या बोलते हैं उसको,
टाइम बन गया कि आपको इतना से तब एक बीच में आप परिवार से बात कर सकते हैं। आप मान लीजिए फोन लगाए, उस टाइम में परिवार से बात नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो क्या होता है, बात नहीं पाते। उसके लिए क्या लोग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो सैनिक जो होते हैं हमारे सैनिक, तो पत्रों को जिस उसकी कोई मिसाल कह रहे हैं कि हमारे सैनिक इसीलिए पत्र जो होता है उसका इंतजार करते हैं। कैसे इंतजार करते हैं कि अगर उन्होंने अपने परिवार को पत्र लिखा और वो चले गए बॉर्डर पे, जैसे अभी ऑफिस में थे, चिट्ठी वो जो होते हैं पहले ऑफिस में होते हैं, फिर उनको धीरे धीरे करके बॉर्डर पे भेजाता है। फिर कुछ लोगों को फिर ऑफिस आते हैं दूसरे लोग, वो आराम करते हैं कुछ दिन, फिर जो बॉर्डर पे वो आते हैं आराम करते हैं, और जो यहाँ ऑफिस में बैठ के आराम करते हैं उनको बॉर्डर पे जाते हैं। इस तरह से वो ड्यूटी चलती रहती है उन लोगों की। तो ये कह रहा है कि इसीलिए जो होते हैं जो क्या बोलते हैं सैनिक, वो चिट्ठियों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, जैसे बॉर्डर मूवी में एक सीन है जहाँ पे जो सैनिक सारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें चिट्ठी पे एक पूरी गाना ही है कि चिट्ठी का क्या क्या काम होता है सैनिक के लिए, कितना इंपॉर्टेंस उस पर वो बताया है। उसको हम आपको क्लास खत्म होने के बाद एक बार दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतजार करते थे, अब वह बात नहीं रही। पहले क्या होता था, चिट्ठी, जैसे हम पिछले दिन बताए थे कि पहले जो चिट्ठी होती थी उसको भेजा जाता था आदमी के द्वारा, फिर बैलगाड़ी, फिर ट्रेन आया, तार आया, इस तरह से चिट्ठी जाने लगा। तो पहले चिट्ठी जाने में महीनों लग जाते थे, उसके चिट्ठी जाने में क्या हुआ, दिन लगने लगे, मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह लगता था। अब क्या हो गया कि आज चिट्ठी भेजे 24 घंटे में चिट्ठी वहाँ पहुँच जाती है, अगर नज़दीक का हो तो, और बहुत ज़्यादा दूर हो तो 2 से 3 दिन में पहुँच ही जाती है। आप महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत ही घटा दी है। पहले लोगों को संचार का साधन, इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। मतलब विकसित का मतलब क्या हुआ, जो डेवलप हो गया हो, और भी उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज हमारे पास साधन है। कह रहे हैं कि चिट्ठी जब पहले था, क्या था, सिर्फ इकलौता चिट्ठी ही था जिससे कि हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे और इंफॉर्मेशन ले सकते थे, किसी के बारे में पता कर सकते थे। लेकिन आज क्या हुआ, बहुत सारे साधन हो गए, सिर्फ चिट्ठी ही एक साधन नहीं रहा जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन ले सके। बहुत सारे साधन जिसका कि उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परिवहन के जो साधन थे, ट्रेन, रेल, बस, इनका विकास हो गया। अब तो जो पार्सल्स होते हैं, चिट्ठियाँ होती हैं, वो फ्लाइट से भी जाती हैं। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली को चिट्ठी भेजनी है, बॉम्बे को चिट्ठी भेजनी है, वहाँ के लिए मान लीजिए ट्रेन नहीं है, तो क्या करते हैं, जो डाक विभाग के लोग होते हैं, उन चिट्ठियों को, उनके जो पार्सल्स होते हैं सबको वो क्या करते हैं, फ्लाइट में डाल देते हैं, और वहाँ से फिर वो जी फ्लाइट क्या 2 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाती है। तो आज हम अभी चिट्ठी लगाए, 4 घंटे बाद वहाँ जिनको हमको पहुँचाना 4 घंटे बाद उनको चिट्ठी मिल गई। ऐसा भी साधन अवेलेबल है। उसी तरह से चिट्ठी किसका रोल हुआ इसमें, सबसे ज्यादा रोल हुआ चिट्ठियों के समय जो संचार के साधन उसको कम करने में रोल किसका हुआ सबसे बड़ा, जो परिवहन के साधन है। फिर आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए होंगे, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अब इसमें एक शब्द आया पुरखों। पुरखों का मतलब होता है हमारे पूर्वज। पुरखों का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज। पूर्वज का मतलब तो समझ रहे हैं? यस सर। पूर्वज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पिताजी दादाजी के पहले जो हमारे वंश के थे उनके बारे में ये बता रहा। कह रहा है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जिस समय संचार के साधन नहीं थे उस समय उनके परिवार के लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो उसको भी स्टोर कर रखे हुए कि मेरे दादाजी की चिट्ठी है, मेरे परदादा की चिट्ठी है, वो उसको स्टोर करके रखे हुए हैं। उनको अगर मिल जाता है तो उसको बहुत गौर से देखते हैं, उसको संजो करके रखते हैं कि उनकी राइटिंग ऐसी थी, वो इस तरह के व्यक्ति थे। क्योंकि चिट्ठी क्या होता है, व्यक्तित्व को भी बताता है कि वो व्यक्ति कैसे हो, क्योंकि चिट्ठी में क्या लिखते हैं, अपने मैसेज को लिखते हैं, उससे पता चलता है, ठीक है। आप बता रहे हैं कि चाहे ये तो हो गया पूर्वज के बारे में, फिर बता रहे हैं कौन कौन से बड़े बड़े लेखक, जो भी बहुत बड़े बड़े राइटर थे, पत्रकार थे, बिजनेसमैन थे। उद्यमी का मतलब क्या होता है, व्यापारी। एक शब्द आया हमारा उद्यमी। उद्यमी का मतलब क्या होता है, बोलिए, व्यापारी। व्यापारी। व्यापारी क्या होता है,
जो भी व्यापार करते हो, कवि, प्रशासक, प्रशासक मतलब जो हम पे शासन करते हैं, जो अफसर होते हैं ना, सन्यासी, सन्यासी का मतलब साधु या किसान, ये सारे जो लोग होते हैं, ये सारे जो वर्ग विशेष का चर्चा किया गया, ये सारे लोग सज्जन व्यक्ति के रूप में, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं। चाहे कवि हो, लेखक हो, कोई सरकारी अफसर हो, नेता हो, इनको क्या माना जाता है कि विद्वान व्यक्ति हैं। कवि हो, पत्रकार हो, इनको क्या माना जाता है, वो लोग विद्वान हो। तो उनकी द्वारा जो लिखी गई पत्र है उसको भी एक अनुसंधान के, मतलब उससे भी बहुत सारी चीज हम जान सकते हैं। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज करना, रिसर्च करना, है ना। तो अनुसंधान के वजह से वो जो चिट्ठियां लिखा करते थे, बहुत से छोटे छोटे शब्दों में ही बहुत बड़ी बातें कह दिया करते थे। तो आज के जो समय में बच्चों को भाषा विकास करने के लिए उनकी चिट्ठियों का संग्रह पढ़ना चाहिए। एक बार पिछले दिन जब हम पढ़ रहे थे उसमें आ रहा था कि जो विश्व के जितने साहित्य हैं उसमें भी चिट्ठियों का बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे है कि जो चिट्ठियां, जैसे बहुत सारे जो है नेहरू जी की चिट्ठियां, गांधी जी की चिट्ठियां, इतनी सारी चिट्ठियां थी कि उनको एक जगह करके वो क्या बन गई, आज किताब का रूप ले ली, साहित्य का रूप ले ली। क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति थे, वो देश के नामी ग्रामी व्यक्ति, तो उनकी चिट्ठियां स्टोर रखी जाती है जिनके पास। अब वो उनकी चिट्ठियां नीलाम होती है। अब जैसे उन्होंने अमेरिका में चिट्ठी लिखी है, इंग्लैंड में चिट्ठी लिखी, अब वो चिट्ठी, वो तो मर गए और जिनको लिखी थी वो भी मर गए, तो क्या रखा गया म्यूजियम में। उसके बाद उसको नीलामी किया जाता है कि गांधी जी की चिट्ठी है, कितने में लोग खरीदते हैं उसको, लाखों करोड़ों रुपए में। क्यों? क्योंकि वो स्मृति के रूप में रखने के लिए, उनके चिन्ह के रूप में। तो क्या कर दिया, एक तरह साहित्य के रूप में बहुत सारी चिट्ठी एक जगह करके और वो किताब बन गई। फिर दिखा रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। नेहरू जी का एक कहानी है, किताब भी है जिसमें है, जिसका टाइटल है पिता के पत्र पुत्री के नाम। वो क्या है कि नेहरू जी एक समय जेल में बंद थे, आजादी का आंदोलन था तो वो जेल में बंद थे। और इंदिरा गांधी जो थी, नेहरू जी की पुत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी बाहर में थी, पढ़ाई कर रही थी उस समय। तो नेहरू जी क्या थे, अपनी बेटी को चिट्ठी लिखा करते थे। तो वो जितनी भी चिट्ठियां लिखी जेल के दौरान, सारे को एक जगह स्टोर करके वो किताब बन गई। तो कह रहा है कि अगर उस समय जिस तरह का आज का साधन है, उस तरह का साधन उस समय अवेलेबल होता, तो पिता का पत्र पुत्री के नाम की कोई कविता या क्या बोलते हैं, संग्रह नहीं तैयार होता। आज क्या है, उसको हम पढ़ते हैं कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, एक कहानी आती है किसी क्लास में, उसको हम पढ़ते हैं कि उसमें नेहरू जी क्या क्या इंदिरा गांधी को लिखे थे। हमारा कोई पत्र पढ़ता है नहीं। वो क्या आज, क्योंकि हम पत्र लिखते ही नहीं है। आज जैसे मनमोहन सिंह है, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, हमारे नीतीश कुमार है, ये सारे भी नेता हैं। मनमोहन सिंह हो गया, फिर नरेंद्र मोदी, ये सारे नेता हैं। लेकिन वो अपने परिवार को चिट्ठियां नहीं लिखते हैं। तो क्या भविष्य में उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाएंगी? क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? क्योंकि वो चिट्ठी तो लिखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, टेलीफोन से मैसेज करते हैं, इंटरनेट से मैसेज करते हैं अपने परिवार को। तो उसकी कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ उनके परिवार के लिए है। और नेहरू जी इंदिरा गांधी के जो पत्र लिखे, उससे क्या हुआ, वो स्टोर करके रखा है कि वो जेल के दौरान वो क्या क्या अनुभव किए और अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रहे, वो सारी चीज आज के समय में भी प्रासंगिक, इसलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर बता रहे हैं ये जो चिट्ठियां है वो क्या करते हैं, देश के लाखों लोग, करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने बड़े कितने संदेशों को आप सहेज कर रख लेते। कह रहा है कि पत्र जो था उसको तो हम सहेज करके रख लेते थे, जो हमको लगता था कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे पिछले दिन बताए थे कि जो मैसेज आते हैं उसको हम कितना स्टोर कर सकते हैं, 1 मैसेज, 10 मैसेज, 50 मैसेज, 100 मैसेज, और कितना स्टोर कर सकते हैं। फिर मेरा फोन फुल हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, रीसेट मारते, सारा मैसेज खत्म। 10 साल का मैसेज हम रखेंगे, 15 साल का, उससे ज्यादा तो हम नहीं रख सकते हैं फोन में रख के। क्या हम उसको सब मैसेज को लेंगे, उसको कॉपी करेंगे, रखेंगे, इतना कर सकते हैं? हम नहीं करते, हम भूल जाते हैं उसको, फिर डिलीट मारते हैं, है ना।
तो वही चिट्ठी अगर होता तो क्या होता, ऐसा न बताता? नहीं। जो इम्पोर्टेंट चिट्ठी थी तो उसको तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चिट्ठी उसको हम संभाल के रखते हैं। जैसे शादी का कार्ड आता है अगर आपके यहाँ आज के टाइम में, अब तो शादी के कार्ड भी आना कम गया, वो मोबाइल पे मैसेज आता है, कार्ड का फोटो खींच के भेज दिए कि इनविटेशन हो गया। पहले शादी के कार्ड आते थे, अभी भी बहुत सी जगह से आते हैं। तो क्या होता है, जो अच्छे कार्ड होते थे उसको स्टोर करके रखते थे कि भविष्य में इसको काम देगा, इस तरह कार्ड हम भी छपवाएंगे, ऐसा होता था। लेकिन अब कार्ड आना बंद हो गया तो क्या हो गया, भूल जाते हैं। कार्ड ही नहीं है तो याद नहीं रहता कि हमको न्योता में जाना है, किसी के यहाँ जाना है। बहुत बार भूल जाता है कि जब तक फोन नहीं आया तब तक हमको याद नहीं रहता। तो ही बता रहे हैं कि हम लोग कितना मैसेज है जिसको कि हम स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ये संभव नहीं है। फिर बता रहे हैं कि तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज जो महान व्यक्ति थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे जो महान व्यक्ति थे, महान इनको क्या हो गया, क्योंकि ये देश के लिए अच्छे काम करके गए। तो इनकी जो कीर्तियां हैं, इनकी जो संदेश है, उसको स्टोर हम कैसे कर पाए? उस समय चिट्ठी थी, इसलिए आज भी हमारे पास उनके संदेश अवेलेबल है। नहीं तो क्या होता, हम उसको नहीं जान सकते थे कि उनके विचार क्या थे, शास्त्री जी के विचार क्या थे, मनमोहन सिंह के, सॉरी इनके नेहरू जी के विचार क्या थे, भगत सिंह के विचार क्या थे, ये सारे विचार हम आज नहीं जान पाते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि उस समय चिट्ठी नहीं होती। चिट्ठी है इसलिए उनके विचार को हम आज भी जान सकते हैं। फिर है कि भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी का आपको चर्चा भी किए थे, है ना, कि उनकी चिट्ठियां म्यूजियम में रखी जाती है और उसकी नीलामी भी होती है। कहीं अगर मिल जाती है, जैसे मान लीजिए हम मेरे घर में नेहरू जी की चिट्ठी मिल गई, गांधी जी की चिट्ठी मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नीलाम कर सकते हैं। गांधी जी के 1950 ईस्वी की, सॉरी क्या बोलते हैं, 1900 ईस्वी की चिट्ठी है, 1940 की चिट्ठी है, ये पुरानी चिट्ठियां है। तो उसको क्या करते हैं, लोग शौक से खरीदते हैं कि हमारे पास गांधी जी की चिट्ठी है, नीलाम करते हैं। तो ये बता रहा है कि भारत में के स्तर पे अगर देखें तो गांधी जी को हम सबसे आगे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? कि दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं, वहां सभी तरह के जो महान व्यक्ति थे, उनके जो पत्र थे, चिट्ठी थी, उनका अनूठा संकलन। अनूठा मतलब क्या होता है? अनोखा, जो कहीं और न मिल सके। संकलन मतलब क्या हुआ? कलेक्शंस, संग्रह, उसको क्या कहे? संकलन कहे। है तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है। पत्र क्या होते हैं? वो क्या होते थे कि उस समय के जो समाज थे, देश था और जो समय था, उसको जानने का एक माध्यम था। क्योंकि जैसे आज के टाइम में हम लोग को जानने के लिए क्या करेगा, हमारी तस्वीर देखेंगे, हमारी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है, फिल्म्स देखते हैं। और उस समय क्या था, फिल्म भी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री वीडियो वगैरह भी नहीं आया था, तस्वीर भी बहुत कम आए थे। तो क्या होता था कि चिट्ठी जो होती थी, चिट्ठी से ही पता चलता था। चिट्ठी में क्या लिखते हैं हम लोग? अपने भाव को लिखते हैं। तो उस समय के समाज के जो गुण थे, वही जी हमारे भाव भी होते। तो वो चिट्ठियों से पता चलता था उस समय का समाज हमारा कैसा था। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे। वे आगे चलकर महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों में साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब जो भारत का आप चर्चा कर रहा है कि भारत में अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेज जब थे, तो उस समय वो लोग भी अपने परिवार को चिट्ठी लिखते थे। और उसमें वो क्या बनने के थे, कोई भी चिट्ठी क्या लिखता है, जो उसके साथ बीतते रहता है, वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। तो उस समय उन लोग, भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो उसके बारे में वो अपनी चिट्ठियों में चर्चा करते थे अपने परिवार के साथ। और वो चिट्ठियां क्या हुई, आज के समय में वो हमारे नॉलेज का सोर्स बन गई कि उस समय का जो आंदोलन था किस तरह का था और कितना प्रभावी था कि अंग्रेज अफसर भी उसके बारे में। अब छोटा मोटा घटना तो उसको हम किसी को बताते हैं नहीं, वो इतनी बड़ी घटना होती थी कि लोग अपने परिवार को भी बताते थे, आज इससे लड़ाई हुआ, इनको हम जेल भेजे, ये सारी चीज वो बताते थे। तो पता चलता था कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था किस तरह का, कितना प्रभावी था उस समय। फिर बता रहे कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। महात्मा गांधी के पास जो चिट्ठी आती थी, उसमें चिट्ठी क्या होता है, चिट्ठी में पता होता है कि आपको कहाँ भेजना है।
लेकिन महात्मा गांधी की जो चिट्ठी आती थी उसमें खासियत ये था कि पता नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा हुआ था महात्मा गांधी डैश इंडिया, कि महात्मा गांधी दुनिया भारत में कहीं भी हो उनके पास चिट्ठी वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि महात्मा गांधी एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। वो आंदोलनकारी थे, वो आंदोलन करते थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए उसमें संघर्ष कर रहे थे। तो कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी बिहार, कभी वो मुंबई, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, इस तरह से सभी जगह वो घूमते रहते थे। अब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन गांधी जी देने तो सिर्फ वो क्या करता था, महात्मा गांधी इंडिया लिख करके चिट्ठी भेज दिया, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो। तो चिट्ठी जैसे ही पहले हमारे भारत से बाहर आया तो सबसे पहले जो भारत का मेन डाकघर है दिल्ली, वहाँ आता था। तो वहाँ से वो चिट्ठी क्या होती थी कि लिखा हुआ महात्मा गांधी है, तो अब पता करते थे कि महात्मा गांधी अभी कहाँ है, तो फिर वो चिट्ठी वहाँ चली जाती थी। और आज के टाइम में अगर हम ऐसे लिख के भेजें कि मनमोहन सिंह दिल्ली, तो पहुंचेगा। अब मनमोहन सिंह नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, है कि नहीं। हम लिखे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे उनको लिखे, लेकिन वो क्या कहेगा, ये फॉल्स चिट्ठी, उसको फाड़ के वहीं फेंक देगा डाकपिन, जो डाकिया है हमारा। लेकिन उस समय क्या था, गांधी जी का इतना प्रभाव था कि गांधी जी की चिट्ठी में कोई पता नहीं रहता, सिर्फ इंडिया लिख दिया जाता था, गांधी जी का नाम रहता था, वो चिट्ठी उनके पास पहुंच जाता था। फिर आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों के जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों के जवाब देते थे। कह रहा है कि जिस तरह से गांधी जी का चिट्ठी में पत्र एड्रेस का जरूरत नहीं होता था, उसी तरह से उस समय और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी चिट्ठियों में पत्र एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती थी, जो कि उस समय फेमस थे। और गांधी जी का सबसे बड़ा खासियत ये था कि गांधी जी के पास दुनिया भर से डेली बहुत सारी चिट्ठी आती थी, सैकड़ों चिट्ठी आती थी, और गांधी जी कोशिश ये करते थे कि जितनी चिट्ठी आए सभी का जवाब वो लिखे, और साथ ही साथ कब ये नहीं कि आज आया अच्छा कल इसका जवाब देते हैं, परसों जवाब नहीं, आज आया आज का आज वो जवाब देते थे चिट्ठी का। और ये दूसरा क्या उनका खासियत था, वो जो चिट्ठी का जवाब देते थे वो खुद देते थे, किसी दूसरे के द्वारा वो नहीं दिलवाते थे। और जब एक हाथ उनका दर्द करने लगता था, चिट्ठी बहुत सारी है, सबका जवाब लिखना है, तो एक हाथ जब जैसे ही दर्द करने लगता था तो वो क्या करते थे, दूसरे हाथ से लिखते थे। गांधी जी दोनों हाथ से लिखने में सक्षम थे, दायां और बायां। दायां हाथ से भी उसी तरह से लिख सकते थे, बायां हाथ से भी उसी तरह। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो कि लेफ्ट हैंडी है, मतलब लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेकिन राइट हैंड से वो लिख नहीं सकते हैं। राइट हैंड से जो लिखने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गांधी जी दोनों हाथ से, जब एक हाथ दर्द किया फिर दूसरा हाथ से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर बता रहे गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब बता रहे हैं कि अब जिसको कोई व्यक्ति है जिसको गांधी जी चिट्ठी लिख दी है, तो उसके लिए कितना बड़ा बात हो गया कि गांधी जी का चिट्ठी आया है मेरे पास, है ना, उनकी राइटिंग में। आज क्या होता है, कोई अगर हम प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते भी हैं तो उसका जवाब क्या आता है, कंप्यूटर से टाइप करके आता है, उनकी राइटिंग में नहीं रहता। उनका सिग्नेचर भी उनकी राइटिंग में, सिग्नेचर को स्कैन करके डाला हुआ रहता है, ये नहीं कि वो खुद साइन करते हैं। वही जबकि उस समय क्या था, ये सारा साधन नहीं था, तो क्या करते थे, खुद लिखते थे। अब किसी को गांधी जी की चिट्ठी मिल गया, नेहरू जी का चिट्ठी मिल गया, या शास्त्री जी का चिट्ठी मिल गया, सुभाष चंद्र बोस का चिट्ठी मिल गया, तो उसके लिए क्या हो गया, वरदान हो गया कि हम जैसे आम आदमी को वो जवाब लिख रहे हैं, तो लोग क्या करते थे, उसका संग्रह करके रखते थे कि नहीं मेरे पास गांधी जी का चिट्ठी है। जैसे हम लोग किसी से मिले, हमको कोई पुरस्कार मिलता है तो कैसे हम फ्रेम करवा देते हैं, उस तरह से वो लोग चिट्ठी को फ्रेम करवा के रखते थे, इतना उनका सम्मान करते थे। और वो किसका जादू था, तो वही बता रहे कि ये जो चीज है ये पत्र का ही जादू तो है। पत्र अगर नहीं होता तो किसको फ्रेम करवाते, है ना। और बता रहे हैं कि पत्र के कारण ही बहुत सारी जो भाषा है उसका भी विकास हुआ। उसमें किताब लिखे गए, पत्र में इस तरह के लैंग्वेज लिखे जाते थे, हम जो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उस वो लैंग्वेज पत्र में सभ्य भाषा लिखी जाती है। तो उससे क्या होता है, भाषा में कोई भी भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, किसी में भी अगर पत्र लिख रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शब्द संग्रह बढ़ता है और वो भाषा विकास होता है। किसी भी भाषा को बड़ी भाषा कब कहते हैं, जब उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। एक ही शब्द के लिए बहुत सारे शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, अच्छी भाषा कहेंगे, है ना। तो ये जो थी उसी तरह का बात था
कि गांधी जी की जो चिट्ठियाँ होती थी, जो बड़े बड़े लोगों की चिट्ठियाँ होती थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते थे। इस तरह से दूसरी भाषाओं की उस भाषा की किताब बनती थी उनके शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, अब आप पढ़िए। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमारे लिखियों हैं। हमको लिखियों है कहा, तथा पंतों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकों मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। बस एक मिनट। अब इसे बता रहा है कि जैसे हम पिछले बार भी बता चुके हैं, आज बताए कि पत्र जो होते हैं उससे साहित्य भी बना। बहुत सारे चिट्ठियों को एक जगह स्टोर करके कलेक्ट करके संग्रह करके उसका किताब बनाया गया। तो कह रहा है कि ये एक दस्तावेज का काम करता है। कैसे, उसका उदाहरण दे रहा है कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, मतलब सुमित्रा नंदन पंत उस समय के कवि थे और हरिवंश राय बच्चन भी कवि थे। तो वो एक जो पत्र लिखते थे उसका संग्रह करके एक किताब बनी जिसका नाम था पंत के 200 पत्र, किसके नाम? बच्चन के नाम। वो क्या है? किताब है। फिर दूसरा ही है निराला जो पत्र लिखते थे उसको, उसका संग्रह है निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। मतलब निराला जी की चिट्ठियों के संग्रह का नाम ये है। फिर है दयानंद सरस्वती जो है उनके पत्रों के संग्रह का नाम है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। मतलब कि जो पत्र है उसके आधार पर दयानंद सरस्वती कैसे व्यक्ति थे, इस टाइटल से किताब है। तो उनके जो पत्र जो लिखे गए थे सारे दयानंद सरस्वती, उसको से उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान करके किताब बनाई गई। बता दें कि ऐसा बहुत सारा किताब दुनिया में आपको मिल जाएगा जो कि पत्रों पे बेस्ड है। अब आगे बढ़िए। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। एक मिनट, अब देखिए कह रहा है कि जैसे अभी सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, दयानंद सरस्वती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी का चर्चा हुआ। उसी तरह से एक उस समय बहुत बड़े लेखक कवि थे प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। वो क्या थे कि उनके पास जो चिट्ठियां आती थी, अगर कोई नए व्यक्ति की चिट्ठी आती थी, मतलब नए जो लेखक हैं कवि, उनकी चिट्ठी आती थी तो उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से देते थे, प्रेरक ढंग से। प्रेरक मतलब उसमें एक संदेश होता था कि जो नए लेखक हैं उनको संदेश मिले, प्रेरणा मिले चिट्ठी लिखने का। समझ रहे? यस सर। हाँ, तो वो कह रहा है कि प्रेरक चिट्ठियां लिखा करते थे और उसका जवाब बहुत ही शानदार देते थे। यानी कि उससे जो आगे व्यक्ति जिसको पत्र लिखे उसको साहस मिलता था कि वो चिट्ठी लिख सके।